प्रशांत उस सोए हुए शैतानी आदमी की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसके पास जाते ही प्रशांत ने उसको गले से दबोच लिया। इसी के साथ उस आदमी की आंखें खुल गईं। उसने प्रशांत की पकड़ से छूटने की बहुत कोशिश की, मगर नाकामयाब रहा। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो शैतानी आदमी प्रशांत के सामने गिड़गिड़ाने लगा। तुम भला मेरी क्या मदद करोगे? प्रशांत ने पूछा। यहाँ पर बहुत सारे शैतानी आदमी हैं। तुमने मुझे तो ढूंढ लिया, लेकिन अगर मुझे मार डालोगे तो उन्हें नहीं ढूंढ पाओगे। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें बहुत सारे शैतानी आदमियों को पकड़ने का तरीका बताऊंगा। इस तरह तुम इस गेम के विजेता हो जाओगे। शैतानी आदमी ने प्रशांत से कहा। प्रशांत को वैसे भी एक से ज्यादा आदमियों की बलि चाहिए थी, इसलिए उसने तुरंत उस आदमी की बात मान ली। फिर शैतानी आदमी प्रशांत को एक पहाड़ी इलाके पर ले गया। वहां पर 10 से 15 शैतानी आदमी थे। उनकी तरफ इशारा करके उस शैतानी आदमी ने उनको पकड़ने का तरीका प्रशांत को बताया। प्रशांत बिना वक्त गवाए उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि ये एक तरह का जाल था। उस शैतानी आदमी ने प्रशांत को मुसीबत में डाल दिया था। उसे पता था कि प्रशांत 10-15 शैतानी आदमियों से एक साथ नहीं लड़ पाएगा। अपनी जान बचाने के लिए उसने प्रशांत को बहकावे में डाल दिया था। प्रशांत को देखते ही सारे शैतानी लोगों ने एक साथ उस पर हमला बोल दिया। प्रशांत उनसे लड़ने की कोशिश करने लगा, मगर वो सब प्रशांत पर भारी पड़ रहे थे। आखिर में प्रशांत ने अपनी जेब से छोटे राक्षस को निकाला और उसके बाद दोनों ने मिलकर शैतानी आदमियों पर हमला किया। उधर वो पहला शैतानी आदमी प्रशांत को लड़ाई में उलझाकर वहां से भागने लगा, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही वो क्षेत्रपाल से टकरा गया और जमीन पर गिर गया। क्षेत्रपाल उसको देखते ही समझ गया कि वो शैतानी आदमी है और झट से उसने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। क्षेत्रपाल ने भले ही एक शैतानी आदमी को मार गिराया था, मगर उसे पता था कि गेम जीतने के लिए उसे प्रशांत को रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसलिए वो प्रशांत को ढूंढने में लग गया। ढूंढते ढूंढते वो उस पहाड़ी इलाके पर आ गया जहां प्रशांत बाकी शैतानी आदमियों से लड़ रहा था। अब तक प्रशांत ने छोटे राक्षस की मदद से उन शैतानी आदमियों में से 7 लोगों को मार गिराया था। प्रशांत की लड़ाई देखकर क्षेत्रपाल भी हैरान रह गया और सोचने लगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये एक भूत है। पहले भी इस पर गिलहरी के जहर का कोई असर नहीं हुआ था, और उसके साथ वो एक छोटा सा हरे रंग का जीव जैसा क्या है। जरूर ये कोई इंसान है जिसके पास रहस्यमयी शक्ति है, मगर ये इस गेम में आया कैसे? देखते ही देखते प्रशांत ने करीब 11 शैतानी आदमियों को मार दिया। अब वो इस गेम में सबसे आगे निकल चुका था। बिना समय गवाए प्रशांत ने तुरंत ही वहां पर मौत का कुआं खोला और 4 शैतानी आदमियों की लाशें होरी को बलि के रूप में चढ़ा दी। तब तक प्रशांत के दोस्त ने भी एक शैतानी आदमी को मार गिराया था, मगर कोई भी प्रशांत से आगे नहीं निकल पाया था। तुरंत ही वो गेम खत्म हो गया और वहां पर फिर से ट्रम्पेट बजने लगा। हवा में फिर से म्यूजिशियंस आ गए और गाना गाने लगे। अचानक ही ढोल नगाड़े भी बजने लगे। प्रशांत के अलावा सिर्फ 3-4 ही भूत और थे जो उस मुकाबले को जीत पाए थे। उन सबको एक पालकी में बैठाकर एक बड़े से मैदान में लाया गया। प्रशांत ने देखा कि वो पूरा मैदान शानदार फूलों से सजा हुआ था। ऑडियंस जोर जोर से चिल्ला रही थी और सभी विजेताओं का हौसला बढ़ा रही थी। देखते ही देखते फिर से राजा की पालकी वहां पर आ गई और सब लोग खामोश होकर बैठ गए। राजा अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया। इस बार प्रशांत राजा को करीब से देख पा रहा था। प्रशांत उसे देखकर हैरान रह गया क्योंकि वो एक छोटा सा हरे रंग का बच्चा लग रहा था। राजा ने सबको देखते हुए कहा, इस बार का कंपटीशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। कई बार पार्टिसिपेंट्स को देखकर मैं खुद भी डर गया था। खैर, अब हमारे सामने इस कंपटीशन के विजेता खड़े हुए हैं। ये सारे विजेता बहुत ही होनहार हैं, मगर इनमें से एक है जिसने सबको पीछे छोड़ दिया। उसने हर लेवल बहुत ही बहादुरी से पास किया, और सबसे बड़ी बात, वो ज्यादा शैतानी आदमियों को मारकर हमारे सामने खड़ा है। राजा की बात सुनकर ऑडियंस ताली बजाने लगी। तभी राजा ने अपने सामने रखे हुए एक लकड़ी के बक्से को खोला।
उस लकड़ी के बक्से में से चमचमाती हुई सोने की तलवार निकालकर राजा ने सबको दिखाई और बोला, ये सोने की तलवार एक बहुत ही विशेष तलवार है। इसके एक ही वार से बहुत सारे शैतानी आदमियों को मारा जा सकता है। ये तलवार हिम्मत वाले जल्लाद को दी जाती है और जब वो जल्लाद मर जाता है तब दोबारा ऐसा कंपटीशन करके एक नए जल्लाद को चुना जाता है। आज वो दिन आ गया है। इतना कहने के बाद राजा ने प्रशांत की तरफ देखा। वो उसे तलवार स्वीकार करने के लिए बुलाने ही वाला था कि उसके पहले क्षेत्रपाल की आवाज सुनाई दी, रुक जाइए महाराज, इस तरह से आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूं, मगर तलवार देने से पहले आपको एक सच्चाई जान लेनी चाहिए। ये आज का विजेता, जिसे हम सब एक भूत समझ रहे थे, असलियत में वो एक इंसान है और कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं बल्कि मायावी है। मुझे नहीं लगता कि यह तलवार किसी इंसान को मिलनी चाहिए। क्षेत्रपाल की बात सुनकर राजा और ऑडियंस सब हैरान रह गए। तुम्हें पता है कि मुझे बीच में रोककर तुमने कितना बड़ा जुर्म किया है। तुम्हें अपनी बात साबित करनी होगी। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें अभी यहीं पर मार दूंगा। राजा ने गुस्से में क्षेत्रपाल से बोला, मुझे अपनी बात पर पूरा यकीन है। उड़ती हुई गिलहरी ने जब इसको काटा था तब इसके शरीर में गिलहरी के जहर का कोई असर नहीं हुआ था। फिर मैंने देखा कि शैतानी आदमियों ने इसकी आत्मा को चूसने का प्रयास किया, मगर वो सब मिलकर भी इसकी आत्मा को इसके शरीर से निकाल नहीं पाए। मेरा सुझाव है कि इसके शरीर को ध्यान से चेक किया जाए। ये इंसान है, इस बात का किसी को पता ना चल जाए, इसलिए इसने अपने शरीर पर जरूर कोई यंत्र बनाया होगा। क्षेत्रपाल ने प्रशांत को घूरते हुए कहा। प्रशांत के शरीर पर वाकई एक यंत्र बना था, इसलिए उसने क्षेत्रपाल की बात का विरोध करने के बदले अपना पक्ष रखा। मैं मानता हूं कि मैं भूत नहीं बल्कि इंसान हूं और यहां पर एक खास मकसद से आया हूं, मगर आज से पहले मैंने पाताल लोक के किसी भी भूत को कभी भी परेशान नहीं किया है। इतना ही नहीं, आज मैंने बहुत सारे भूतों की जान भी बचाई है। तो क्या हुआ जो कि मैं एक आदमी हूं। मैंने अपनी ताकत को कभी भी भूतों को मारने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इतना कहने के बाद प्रशांत ने क्षेत्रपाल को घूरा और आगे कहा, मानता हूं कि मैंने अपनी पहचान सबसे छुपाई है, लेकिन इस क्षेत्रपाल ने भी तो यही किया है। अगर इसे मेरी असलियत गेम के दौरान पता चल गई थी तो तभी इसने आपको इस बात की खबर क्यों नहीं दी। अगर ये चाहता तो गेम के बीच में ही मुझे बाहर कर सकता था। गेम खत्म होने के बाद ये सब बोलने का क्या फायदा। राजा ने उन दोनों की बातों को सुना और सोच में पड़ गया। फिर उसने सोने की तलवार को दोबारा लकड़ी के बक्से में रख दिया। राजा सिंहासन पर बैठ गया और सबकी तरफ देखकर बोला, मैं दोनों की बातों से सहमत हूं। क्षेत्रपाल ने बात को छुपाकर गलत किया। प्रशांत ने इंसान होते हुए इस कंपटीशन में हिस्सा लिया और झूठ बोलकर यहां पर आया। इसलिए मैं दोनों को दोषी ठहराता हूं और दोनों को मौत की सजा सुनाता हूं। राजा का फैसला सुनकर क्षेत्रपाल और प्रशांत दोनों ही हैरान हो गए। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि राजा कंपटीशन के विनर को मार भी सकता था। प्रशांत को कंपटीशन का विनर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो बस होरी को चढ़ाने के लिए बलि चाहिए थी, क्योंकि यही एक रास्ता था जो कि प्रिया को उसकी नई जिंदगी दे सकता था। वो अपने मकसद में सफल भी हो गया था, मगर क्षेत्रपाल की गवाही ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। राजा का फैसला सुनते ही वहां पर उसका एक मंत्री अचानक से आ गया। उसने राजा को धीमी आवाज में समझाया, महाराज, मुझे पता है कि आप एक समझदार राजा हैं। आपने जो फैसला लिया है वो पूरी तरह से गलत नहीं है, मगर इस समय भूतों की रक्षा करना भी जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार अपने फैसले पर गौर कीजिए। क्षेत्रपाल एक बहुत ही स्ट्रांग वॉरियर है। हम सबको इसकी जरूरत है। अगर आज इस कंपटीशन का विनर इसको घोषित करते हैं तो वो हम सब की रक्षा करेगा। और रही बात प्रशांत की, तो ये वैसे भी इंसान है, इसलिए ये पाताल लोक में नहीं रह सकता। इसे तो धरती पर वापस जाना ही होगा। मंत्री की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया। ये देखकर प्रशांत के मन में उम्मीद जागी। मंत्री ने अपनी बात आगे बढ़ाई, ये बात भी सच है कि प्रशांत ने आज तक कभी भी पाताल लोक में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। उल्टा उसने एक बार मौत की घाटी में शैतानी आदमी को मारकर बहुत सारे भूतों की जान बचाई थी।
अगर हम प्रशांत की याददाश्त को गायब कर दें और उसे धरती पर वापस भेज दें, तो हमें इसको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंत्री की बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गया। आखिर में उसने कहा, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। तुम्हारा सुझाव वाकई में अच्छा है। अगर हम इन दोनों को मार देंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। लेकिन फिर भी इस प्रशांत ने गुनाह तो किया है, इसलिए उसकी सजा तो इसे देनी पड़ेगी। पर सवाल यह है कि इसकी याददाश्त कैसे गायब करेंगे। मंत्री ने बहुत चालाकी से राजा को जवाब दिया, बहुत ही आसान है। पाताल लोक में एक जगह है जहां पर बुढ़िया का सूप मिलता है। उस सूप को पीने से लोगों की याददाश्त गायब हो जाती है। अगर वो सूप हम प्रशांत को दे दे तो हमारा काम हो जाएगा। राजा को मंत्री की बात बहुत अच्छी लगी। उसने फिर से घोषणा की, मैंने अपने फैसले पर दोबारा विचार किया है। मैं क्षेत्रपाल को मौत की सजा नहीं दूंगा, मगर मैं इसको हिम्मत वाला जल्लाद भी घोषित नहीं करूंगा। अब से वो किसी भी कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए एलिजिबल भी नहीं होगा। ये सुनते ही क्षेत्रपाल की आंखें फटी की फटी रह गई। क्षेत्रपाल को अपना पूरा करियर खत्म होता हुआ दिखने लगा। वो अपनी निराशा छुपा नहीं पा रहा था। ऑडियंस में भी खामोशी छा गई थी। राजा ने आगे कहा, मैंने एक और फैसला लिया है। मैं प्रशांत को भी मौत की सजा नहीं दूंगा, लेकिन प्रशांत को बुढ़िया का सूप पीना होगा और इस पाताल लोक से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। यह घोषणा होते ही राजा के सिपाहियों ने आकर क्षेत्रपाल और प्रशांत दोनों को पकड़ लिया। फिर अदृश्य काले कपड़े वाले भूत उड़ते हुए आए और प्रशांत को पकड़कर पिसावा के जंगलों में कहीं ले गए। थोड़ी दूर जाने के बाद प्रशांत को एक घाटी दिखाई देने लगी। वहां पर नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया आग जलाकर कढ़ाई में कुछ बना रही थी। प्रशांत को समझने में देर नहीं लगी कि वो बुढ़िया सूप बना रही थी। काले भूतों ने प्रशांत को बुढ़िया के सामने खड़ा कर दिया और उनमें से एक भूत ने बुढ़िया से कहा, राजा का आदेश है कि इसको तुम्हारा सूप पिलाया जाए। यह सुनकर बुढ़िया ने कटोरे में सूप निकाला और प्रशांत के सामने आकर खड़ी हो गई। फिर उसने प्रशांत की आंखों में गौर से देखा और बोली, तुम्हारा जन्म एक विशेष कार्य को करने के लिए हुआ है। अगर तुमने ये सूप पी लिया तो तुम पिछले 3 जन्मों के बारे में सब भूल जाओगे। तुम्हारा अतीत, वर्तमान और भविष्य सब तुम्हारे दिमाग से गायब हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो तुम अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाओगे। काले भूतों ने बुढ़िया को टोका, ए बुढ़िया, जैसा राजा ने आदेश दिया है वैसा ही करो। जल्दी से इसे सूप पिलाओ। यह सुनकर बुढ़िया ने एक आह भरी। वो प्रशांत की तरफ आगे बढ़ी। कैसे बचेगा प्रशांत इस मुसीबत से? क्या वाकई में प्रशांत अपनी याददाश्त खो देगा? क्या प्रशांत ने इस कंपटीशन में आकर कोई गलती तो नहीं की थी? क्या अब प्रिया का रंग रूप पहले जैसा हो जाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। बुढ़िया प्रशांत को सूप पिलाने ही वाली थी, तभी अचानक वहां पर राजा का मंत्री आ गया। उसे देखकर प्रशांत और काले भूत दोनों ही हैरान थे। मंत्री सीधा प्रशांत के पास आया और उसके कान में धीरे से बोला, तुम्हें यहां से जल्दी भागना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम हमेशा के लिए अपनी याददाश्त खो बैठोगे। पाताल लोक में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ये सब हो। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। दौड़ते हुए इस बुढ़िया की झोपड़ी में घुस जाना। वहां एक रास्ता है जो तुम्हें पाताल लोक से बाहर ले जाएगा। और हाँ, आज जो कुछ भी हुआ उसका जिक्र कभी भी किसी से मत करना। इतना कहते हुए मंत्री ने सूप का कटोरा बुढ़िया के हाथों से ले लिया। लाओ, मैं इसे सूप पिलाता हूं। मंत्री की बात सुनकर प्रशांत सोच में पड़ गया। ऐसा कौन है जिसे मेरी इतनी चिंता हो रही है? आज तक मेरे दादाजी के अलावा किसी ने मेरी इतनी चिंता नहीं की। तो क्या यह आदमी मेरे दादाजी? मंत्री ने प्रशांत को सूप का कटोरा देने का नाटक किया। तभी प्रशांत ने झटके से सूप का कटोरा गिरा दिया और भागता हुआ झोपड़ी के अंदर चला गया। काले भूत भी उसके पीछे गए।
मगर जब तक वो प्रशांत को पकड़ पाते, प्रशांत पाताल लोक से जा चुका था। जब प्रशांत वापस अपनी दुनिया में लौटा, तो वो सीधा टैक्सी लेकर अपनी अंतिम संस्कार के सामान की नई दुकान पर पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि प्रिया का रंग रूप बदल चुका होगा, लेकिन जैसे ही वो दुकान में दाखिल हुआ, तो वो चौंक गया, क्योंकि प्रिया का शरीर और स्किन अभी तक नहीं बदले थे। वो अभी तक सुअर की स्किन के साथ एक चादर को अपने शरीर पर और मुंह पर स्कार्फ से ढककर बैठी हुई थी। प्रशांत को देखते ही प्रिया बड़ी उत्सुकता से उठी और उसके पास आकर बोली, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? तुमने मेरी स्किन बदलने वाला काम अभी तक क्यों नहीं किया? प्रशांत प्रिया की यह हालत देखकर बुरी तरह से परेशान हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अभी तक प्रिया का रंग रूप और स्किन नहीं बदली होगी। वो प्रिया की बात का जवाब दिए बिना सीधा दुकान के पीछे की तरफ भागा। कुएं के पास पहुंचकर उसने होरी का आवाहन किया। तेज हवाओं के साथ काला साया उभरा और होरी प्रकट हुआ। उसे देखते ही प्रशांत ने उससे सवाल किया, तुमने मुझसे वादा किया था, फिर भी अभी तक प्रिया का रंग रूप और स्किन क्यों नहीं बदली? इसके जवाब में होरी ने कहा, बदलूंगा, बदलूंगा। मुझे भी थोड़ा आराम की जरूरत होती है। और भूलो मत कि तुम मेरे गुलाम हो, मैं तुम्हारा नहीं। प्रशांत ने भी कह दिया, जो भी हो, पर मैंने अपने वादे के मुताबिक तुम्हें बलि देने में देर नहीं लगाई, तो तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? शांत गुलाम शांत, मैं तुम्हारी ख्वाहिश अभी पूरी कर देता हूँ। ये कहकर होरी ने उस वक्त कुछ बुदबुदाया। उसके साथ साथ खूनी कुएं के अंदर भी कोई आवाज गूंजी, लेकिन प्रशांत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 2 मिनट के बाद होरी बोला, जाओ, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। और मैंने सिर्फ उसके रंग रूप में परिवर्तन नहीं किया, उसको मैंने ऐसी विशेष स्किन दी है जिसके ऊपर आग, पानी और किसी भी हथियार का कोई असर नहीं होगा। अब तो खुश होना अपनी मित्र के लिए। प्रशांत ने कहा, बहुत ज्यादा खुश हूं। इतना कहकर वो मुड़कर सीधा दुकान की तरफ भागा। प्रशांत दौड़ता हुआ दुकान में आया। प्रिया अभी तक अपना शरीर ढककर बैठी थी। प्रशांत को देखकर उसने फिर वही सवाल किया, हुआ मेरा काम? क्या बोला होरी ने? प्रशांत ने एक्साइटेड होते हुए कहा, उसने अपना काम कर दिया है प्रिया। अपने मुंह से स्कार्फ और शरीर से चद्दर हटाओ। ये सुनकर प्रिया की आंखें नम हो गई। उसने अपने कांपते हुए हाथों से धीरे धीरे अपने शरीर से चद्दर को हटाया, उसके बाद चेहरे से स्कार्फ को। उसे देखकर प्रशांत की आंखें चौड़ी हो गई। प्रिया भी उत्सुकता से जल्दी से मिरर के सामने गई। वो अपना रंग रूप देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उसकी स्किन पहले से ज्यादा साफ, चिकनी और गोरी हो गई थी। हकीकत में प्रिया का रूप रंग पहले से ज्यादा निखर गया था। वो बहुत सुंदर लग रही थी। प्रिया खुश हो गई। उसने अपने हाथ पांव को देखा, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। वो खुश होकर प्रशांत के गले लग गई और बोली, थैंक यू प्रशांत। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूं। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। पता है, मेरे दिन रात का चैन खो गया था। मैं ठीक से सो भी नहीं पा रही थी, लोगों से मिल भी नहीं पा रही थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। थैंक यू प्रशांत, थैंक यू सो मच। प्रिया को इतना खुश देखकर प्रशांत ने राहत की सांस ली, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसने प्रिया के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान और खुशी देखी थी। प्रशांत को कुछ याद आया और उसने प्रिया से कहा, तुम्हें खुशी की एक और बात बताऊं? स्किन और रूप रंग के साथ साथ तुम्हारे शरीर में एक और बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। प्रिया ने सवालिया नजर से प्रशांत को देखा। प्रशांत ने आगे कहा, होरी ने तुम्हें खास तरह की स्किन दी है। अब तुम्हारे शरीर पर आग, पानी और किसी भी हथियार का असर नहीं होगा। प्रिया ने हैरान होकर कहा, क्या बात कर रहे हो, सच में? उन दोनों की बातें चल रही थी। तभी बाहर से विजय प्रशांत का नाम पुकारता हुआ अंदर आ रहा था। प्रशांत को शरारत सूझी। उसने कहा, प्रिया, अभी ना मैं तुम्हारे साथ लड़ने का नाटक करूंगा।
तुम भी मेरे साथ झगड़ा करना, ठीक है? और मैं जो भी तुम्हारे साथ करूं, तुम घबराना नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। विजय के अंदर आते ही प्रशांत और प्रिया ने झगड़ा करना शुरू कर दिया और ऐसा दिखाया जैसे कि उन्हें विजय के आने का पता ही ना हो। शांत फरामोश औरत, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, तुम्हें इतना खूबसूरत बनवा दिया। विजय का ध्यान प्रिया के चेहरे पर गया और वो हैरान हो गया। प्रशांत ने नाटक जारी रखा, और तुम एहसान मानने की बजाय मुझे ही भला बुरा कह रही हो। प्रिया बोली, हाँ हाँ, मैं ठीक ही तो कह रही हूं, तुम्हारी वजह से तो ये मेरी हालत हुई थी। अच्छा, तो ये कैसे भूल गई कि मेरी वजह से ही तुम ठीक भी हुई हो? तुम इस लायक हो ही नहीं। मैं तुम्हारा रूप अभी वापस ले लेता हूं, अभी के अभी जला देता हूं तुम्हारी स्किन को, प्रशांत ने कहा, और फिर पास में पड़े एक कपड़े को लाइटर से आग लगाकर प्रिया की तरफ फेंक दिया और आंख मारी। हालांकि वो कपड़ा उसने प्रिया के हाथ पर फेंका था, ना कि कपड़ों पर। प्रिया थोड़ा घबराई, लेकिन उसने उस जलते हुए कपड़े को हाथ में लिया और चिल्लाने का नाटक किया। उसने महसूस किया कि आग का उसके हाथ पर कोई असर नहीं हुआ, ना जलन हुई और ना ही कोई निशान बना। ये सब देखकर विजय दंग रह गया और चिल्लाया, अरे क्या कर रहे हो प्रशांत, पागल हो गए हो क्या? प्रशांत चिल्लाया, हट जाओ विजय, हमारे बीच में मत आना। आज मैं इस औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगा। कहते हुए प्रशांत ने एक चाकू उठाया और प्रिया की तरफ बढ़ा। ये देखकर विजय डर गया। वो प्रशांत पर चिल्लाया, अरे कौन सा भूत सवार हो गया तुम पर, मार ही डालोगे क्या इसे? हाँ हाँ, मार डालूंगा, हट जाओ विजय। कहते हुए प्रशांत ने विजय को धक्का मारकर साइड किया और फिर चाकू सीधा प्रिया के पेट में घुसेड़ दिया। इस बार प्रिया सचमुच डर कर जोर से चिल्लाई। प्रशांत ने उसे आंख से इशारा किया। इसी के साथ प्रिया जल्दी से जमीन पर गिर गई। विजय जोर से चिल्लाया, ये क्या कर दिया प्रशांत तुमने? वो प्रिया के पास आया। प्रिया, आंखें खोलो, तुम ठीक तो हो ना? हालांकि प्रिया ने ऐसा नाटक किया कि वो मर चुकी है। ये देखकर विजय गुस्से में उठा और प्रशांत का गिरेबान पकड़कर चिल्लाया, क्या हो गया है तुम्हें? प्रशांत, होश में आओ। तब तक पीछे जमीन पर पड़ी हुई प्रिया ने अपने पेट की तरफ देखा। वहां पर ना ही कोई घाव था और ना ही खून। उसे कोई दर्द भी नहीं हुआ था। प्रिया इतनी खुश हो गई कि वो भूल ही गई कि उसे नाटक करना है। वो एक्साइटेड होकर बोली, प्रशांत तुम ठीक कह रहे थे, देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। विजय ने पलटकर देखा तो प्रिया जोर से हंस पड़ी। प्रशांत ने अपना सर पीटा और फिर वो भी जोर से हंस पड़ा। घबराए हुए विजय को पहले तो कुछ समझ नहीं आया। फिर वो बोला, तो ये सब नाटक था? प्रशांत और प्रिया और जोर से हंसने लगे। विजय चिढ़कर प्रिया की तरफ बढ़ा, अब मैं तुम्हें सचमुच मार डालूंगा, मेरी जान निकाल दी थी तुमने। फिर उसने अचानक देखा, अरे प्रिया, तुम्हें खून क्यों नहीं निकला, कोई घाव भी नहीं हुआ? ये ये सब क्या हो रहा है प्रशांत? एक्सपेरिमेंट। अपनी प्रिया मैडम अब आयरन लेडी बन गई है। अब इसकी स्किन पर आग, पानी और किसी भी हथियार का असर नहीं होगा। स्पेशल स्किन दी है होरी ने मैडम को। प्रशांत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओह रियली? फिर तो देवी जी से बच के रहना पड़ेगा। बाय द वे, तुम्हारी स्किन एकदम मक्खन जैसी हो गई है प्रिया, तुम पहले से ज्यादा सुंदर लग रही हो। विजय ने उसकी तारीफ की। मतलब पहले मैं सुंदर नहीं थी? प्रिया ने मुंह बनाकर पूछा, इतनी नहीं जितनी अब लग रही हो। खैर, आप आज शाम क्या कर रही हैं? डिनर पर चलेंगी मेरे साथ? विजय ने नाटकीय अंदाज में झुककर पूछा। प्रिया ने भाव खाते हुए बोला, अब मैं एक पावरफुल लेडी बन गई हूं, मैं अब किसी भी ऐसे अरे गहरे नत्थु खेरे के साथ डिनर पर नहीं जा सकती। यह सुनकर विजय झटके से सीधा खड़ा हो गया। प्रशांत और प्रिया जोर से हंसने लगे। विजय कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही प्रशांत का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर प्रशांत बोला, अपने बॉस रक्षित का फोन है। रक्षित का नाम सुनते ही विजय को कुछ याद आया। उसने सिर पर हाथ मारा और प्रशांत को कुछ इशारा करने लगा, लेकिन प्रशांत कुछ नहीं समझा। उसने फोन उठा लिया। हाँ रक्षित, बोलो।
दूसरी तरफ से रक्षित ने फोन पर पूछा, विजय पहुंच गया ना तुम्हारे पास? उसने बताया ना तुम्हें नए केस के बारे में? प्रशांत कंफ्यूज होकर बोला, केस? कौन सा केस? तब तक विजय लगातार हाथ से इशारा करके प्रशांत को समझा रहा था कि वो वहां नहीं है। प्रशांत ने फोन पर जवाब दिया, किस केस की बात कर रहे हो रक्षित? विजय तो अभी तक आया नहीं। ये लो शैतान का नाम लिया और वो हाजिर, जस्ट आया है वो। ये सुनने के बाद विजय ने चैन की सांस ली। प्रिया भी मुस्कुराई। फोन की दूसरी तरफ से रक्षित ने कहा, प्रशांत, तुम्हें एक केस की जांच करनी है। एक बहुत ही खूंखार अपराधी रहस्यमय तरीके से पुलिस की कस्टडी से भाग गया है। वो अपराधी बहुत ही खतरनाक है और मुझे लग रहा है कि ये अलौकिक मामला है जिसमें तुम माहिर हो, इसलिए इस केस को तुम ही संभाल सकते हो। श्योर रक्षित, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तुम मुझे इस केस की डिटेल्स और अगर कुछ फोटोज अवेलेबल हो तो व्हाट्सएप कर दो, प्रशांत ने कहा। रक्षित बोला, ठीक है, अभी भेजता हूं, देखकर बताओ तुम्हें क्या लग रहा है। रक्षित ने प्रशांत को सारी डिटेल्स भेजी। प्रशांत एक एक करके सारे फोटोज को गौर से देखने लगा। उसके साथ प्रिया और विजय भी देख रहे थे। प्रशांत सब फोटोज को जूम करके आगे पीछे करके सब तरह से देख रहा था। तभी अचानक प्रशांत को उन फोटोज के बीच में लिखे 3 शब्द दिखाई दिए, तुम्हारा अपना शैतान। प्रशांत ने चौंक कर विजय और प्रिया की तरफ देखा। प्रशांत को अचानक कियारा और सुनील की याद आई। इस तरह का मैसेज तो सिर्फ सुनील ही डाल सकता है फोटोज के बीच में, और इस बात की भी पूरी संभावना है कि सुनील ही वो मास्टरमाइंड हो सकता है जिसने इस खूंखार अपराधी को पुलिस की कस्टडी से भगाया हो। इंस्पेक्टर रक्षित ने पूछा, प्रशांत, क्या लग रहा है तुम्हें? कुछ समझ में आ रहा है? कौन हो सकता है उस अपराधी को भगाने के पीछे? अपने जाने पहचाने अपराधी सुनील के अलावा और कौन हो सकता है? प्रशांत ने कहा। यह सुनकर रक्षित भी टेंशन में आ गया। उसे लगा कि सुनील हमेशा कोई ना कोई ऐसा काम करता है जिसकी वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट परेशानी में आ जाता है। इस बार उसने गायब होने के बाद भी अपनी हरकतें जारी रखी हैं और यह पुलिस डिपार्टमेंट के लिए चिंता का विषय है। डिटेल्स देखने के बाद प्रशांत ने रक्षित को फोन पर बताया, ये जो सुनील है ना, हमेशा उन लोगों का इस्तेमाल करता है जो लोग समाज के सताए हुए हो या जिन पर समाज ने किसी तरह का कोई अत्याचार किया हो। इस अपराधी का भी ऐसा ही कुछ मामला हो सकता है। तुम मुझे उसका एक फोटो भेजो और जो भी डिटेल तुम्हारे पास है वो भी मुझे भेजो। रक्षित ने फौरन उस अपराधी का फोटो भेजा। विजय, प्रिया और प्रशांत हैरान हो गए क्योंकि जिसे वो एक बहुत बड़ा खूंखार मैच्योर अपराधी समझ रहे थे, वो सिर्फ 17-18 साल का एक लड़का निकला। फोटो में वो लड़का बड़ा ही उदास और खोया हुआ सा लग रहा था। उसके बाल बहुत ही अजीब तरीके से चिपके हुए थे। उसकी आंखें बड़ी उनिंदा लग रही थी, जैसे कि वो नशे में हो। उसकी डिटेल्स देखकर पता लगा कि उसका नाम ऋषि आहूजा है और वो बहुत ही अमीर खानदान की इकलौती औलाद है। प्रशांत ने फोन पर पूछा, रक्षित, इसकी उम्र तो बहुत कम लग रही है, ये अपराधी कैसे बन गया? किया क्या है इसने? रक्षित बोला, अपने माँ बाप का खून। क्या थी मजबूरी ऋषि आहूजा की जो वो अपने ही माँ बाप का कातिल बन गया? क्या वाकई इसके पीछे सुनील का हाथ है या फिर ये कोई नया मामला है? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। मैं फोटो भेज रहा हूं, देख लो। रक्षित ने कुछ और फोटोज भेजे जिसे देखकर प्रिया, प्रशांत और विजय दंग रह गए। उन फोटोज में ऋषि आहूजा के माँ बाप खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए थे। उनकी आंखें बाहर निकली हुई थी, यहाँ तक कि उनके हाथ और पांव भी बड़ी अजीब तरह से मुड़े हुए थे, जिसे ठीक करना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। विजय ने कहा, देखो, इनकी आंखों में अपनी औलाद के हाथों से मारे जाने का सदमा दिख रहा है। प्रशांत रिपोर्ट पढ़ते हुए बोला, रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे हैरानी की बात यह है कि खून करने के बाद यह लड़का वहां से भागा नहीं, बल्कि बड़ी ही शांति और इत्मीनान से घुटनों के बल बैठकर अपने माँ बाप की लाश को देखता रहा। जब पड़ोसियों को इस बारे में पता चला तब उनमें से किसी ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस के मौके वारदात पर पहुंचने तक
ऋषि आहूजा वहीं पर बैठा था। प्रिया बोली, इसका मतलब इस लड़के को अपने किए गुनाह का अफसोस था, शायद इसीलिए गिल्ट में वो उनके सामने बैठा रहा होगा। विजय ने उसकी बात नकार दी। अगर गिल्ट होता तो वहां बैठकर रो रहा होता, लेकिन फोटोज में तो साफ पता लग रहा है कि वो सिर्फ एकटक उन्हें देख रहा है। उसके चेहरे पर कोई अफसोस या पछतावा नहीं दिखाई दे रहा है। प्रशांत अपने मोबाइल में लगातार फोटोज देखे जा रहा था और विजय और प्रिया को भी दिखाता जा रहा था। प्रशांत ने रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लड़का आहूजा गारमेंट्स के मालिक संजय आहूजा का इकलौता बेटा था। उनका एक्सपोर्ट का काम था, इसलिए वो ज्यादातर देश विदेश में टूर पर रहते थे। इस वजह से ऋषि की देखभाल के लिए बचपन से ही उसे उसके दादा दादी के पास छोड़ दिया गया था। दादा दादी ने अपने इकलौते पोते को इतना लाड प्यार दिया था और सर पर चढ़ा दिया कि वो पूरी तरह से बिगड़ गया था। उसका हर नखरा, उसकी हर डिमांड को उसके दादा दादी पूरा करते थे। प्रिया और विजय ये बात ध्यान से सुन रहे थे। प्रशांत ने अपनी बात आगे बढ़ाई। ऊपर से उसके माँ बाप के पास इतना पैसा था कि कभी उसे जेब खर्च की कमी महसूस नहीं होती थी। अक्सर उसके पिता अपने बेटे की जरूरत पूरी करने के लिए ऋषि के दादा दादी के पास भी काफी पैसा दे दिया करते थे। इसी पैसे और लाड प्यार ने ऋषि को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। खाने पीने और नाइट क्लब जाने से हुई शुरुआत ड्रग्स तक पहुंच गई थी। धीरे धीरे ऋषि महंगे से महंगे ड्रग्स लेने का आदी हो गया था। वो एकदम पैसिव ड्रग एडिक्ट बन चुका था। ऋषि के दादा दादी को ये पता चलने पर उन लोगों ने कई बार इस बात का जिक्र उसके माँ बाप से किया, लेकिन उनके पास पैसा कमाने से फुर्सत ही नहीं थी, जिससे बेलगाम ऋषि के नशे की आदत और बढ़ती चली गई। प्रिया ने कंफ्यूज होकर पूछा, लेकिन अगर उसकी हर जिद पूरी हो रही थी तो फिर उसने अपने माँ बाप का कत्ल क्यों किया? प्रशांत ने जवाब दिया, जब आप किसी को दी हुई सुविधा अचानक छीन लेते हो तो उस इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। ऊपर से ये तो ड्रग्स का मामला था। ऋषि के माँ बाप ने उसकी लगातार शिकायत आने के बाद उसका जेब खर्च कम कर दिया था और ड्रग्स के लिए तो बिल्कुल भी उसे पैसा नहीं मिलता था। इतना कहने के बाद प्रशांत ने रिपोर्ट पढ़ते हुए आगे कहा, और उस दिन भी वही हुआ। उसने अपने माँ बाप से ड्रग्स के लिए पैसे मांगे, जिसके लिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन ड्रग्स के आदी ऋषि का शरीर लगातार ड्रग्स मांग रहा था। उसने ये तक कहा कि अगर उसे ड्रग्स नहीं मिली तो वो मर जाएगा, पर फिर भी उसके माँ बाप ने मना कर दिया। बस इसी बात पर ऋषि को गुस्सा आ गया और उसने अपने माँ बाप पर चाकू से हमला करके उनकी जान ले ली। प्रिया ने एक आह भरी। यही तो प्रॉब्लम है, माँ बाप बच्चों को खुश करने के चक्कर में पैसे के जरिए उनकी हर जिद पूरी कर देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उन्हें समय देना भी कितना जरूरी होता है। सिर्फ पैसों से बच्चों की देखभाल नहीं की जा सकती, उनका ध्यान भी रखना पड़ता है और उन पर नजर भी रखनी पड़ती है। अक्सर इसी वजह से ऐसे बच्चे बिगड़ जाते हैं और ड्रग्स जैसे गलत रास्ते पर चलने लगते हैं और फिर आखिर में ऐसे ही अंजाम सामने आते हैं। सब लोग इस केस के पीछे की वजह को समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक विजय ने अपने फोन को दिखाते हुए कहा, प्रशांत, ये देखो, ऋषि आहूजा सोशल मीडिया पर लाइव आ रहा है। प्रशांत, विजय और प्रिया ने ऋषि का लाइव वीडियो देखना शुरू किया। प्रशांत हैरान था क्योंकि फोटो में ऋषि बहुत ही डल, कंफ्यूज और नशे में लग रहा था, लेकिन इस वक्त वीडियो में वो काफी कॉन्फिडेंट और जोश से भरा लग रहा था। तीनों उसका लाइव वीडियो देखने लगे। ऋषि ने बोलना शुरू किया, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम ऋषि आहूजा है और आप सब तो जानते ही होंगे कि मुझे पूरे शहर की पुलिस पागलों की तरह ढूंढ रही है, और क्यों ढूंढ रही है वो भी आप सब लोग जानते ही हैं। जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि मैंने अपने माँ बाप का खून कर दिया। ऋषि ने अपने दांत पीसकर गुस्से और दर्द में अपनी बात आगे बढ़ाई, लेकिन मैंने इतना बड़ा कदम ऐसे ही नहीं उठाया। मुझ पर बचपन से ही बहुत गुजरी है। मेरे माँ बाप के पास पैसा था, गाड़ी थी, दुनिया की हर सुविधा थी, नहीं था तो सिर्फ मेरे लिए वक्त। बचपन से ही मैंने अपने आप को बिल्कुल अकेला पाया। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही मुझे मेरे दादा दादी के पास सौंप दिया था और खुद पैसा कमाने में लग गए। ये सुनकर प्रशांत, विजय और प्रिया ने एक दूसरे की ओर देखा। ऋषि ने चेहरे पर कड़वी मुस्कान के साथ आगे कहा, मेरे स्कूल की पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो या एनुअल फंक्शन, उन्हें अटेंड करने सबके माँ बाप आते थे, सिवाय मेरे।
बुढ़ापे की वजह से दादा दादी को तो स्कूल आने के लिए पूछने का सवाल ही नहीं था। मैंने जब भी अपने माँ बाप से टाइम मांगा, बदले में उन्होंने मुझे पैसा दिया। मेरी हर जरूरत का एक ही जवाब था, पैसा। आखिर में मैंने भी पैसों में खुशी ढूंढना शुरू कर दिया। हर वो चीज खरीदी जो मैं पैसों से खरीद सकता था। और ऐसे ही मुझे धीरे धीरे ड्रग्स की लत लग गई, जिसने मेरी दुनिया बदल दी। मैं ड्रग्स की दुनिया में इस कदर खो चुका था कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं थी। इतना कहने के बाद ऋषि ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मुश्किल से मुझे एक खुशी मिली थी, लेकिन वो भी मेरे माँ बाप से बर्दाश्त नहीं हुई। बेशुमार पैसा होने के बावजूद उन लोगों ने मुझे पैसा देना बंद कर दिया। ऐसे माँ बाप को जीने का कोई हक नहीं है जो अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा ना कर सके। और मैंने मांगा ही क्या था? हाँ, रोज की मेरे ड्रग्स की खुराक, और क्या। लेकिन नहीं, उन्हें ये बात समझ ही नहीं आई। आखिर में मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मुझे उन दोनों को अपने रास्ते से हटाना पड़ा। इतना कहने के बाद ऋषि ने अपने इमोशंस कंट्रोल किए और बिना किसी पछतावे के आगे कहा, तो मेरे जैसे दुखी और माँ बाप के सताए हुए सभी दोस्तों, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारा ये दोस्त ऋषि आहूजा हाजिर है। जिस किसी को ड्रग्स के लिए उसके माँ बाप पैसे नहीं देते, उनकी मैं मदद करूंगा। दुनिया को अब समझना पड़ेगा कि ड्रग्स हमारी जरूरत है, और हमारी जरूरत के बीच में जो कोई भी आएगा उसे हम खत्म कर देंगे। अगर आप लोगों से वो काम नहीं होता है तो आपका दोस्त ऋषि आहूजा हाजिर है। आप मुझे सीधा डीएम कर सकते हैं। तो उठो दोस्तों, खत्म कर दो अपनी राह में आने वाली हर बाधा को। थैंक यू वेरी मच। फिर जल्दी मिलेंगे। बाय बाय। ऋषि के लाइव वीडियो के दौरान उसकी वॉल पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी। कुछ लोग उसे गालियां दे रहे थे तो कुछ लोग उसकी आलोचना कर रहे थे। तो वहीं आश्चर्यजनक रूप से कुछ लोग उसकी तारीफ भी कर रहे थे और उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया भी अदा कर रहे थे। कमेंट्स की तादाद देखकर समझ आ रहा था कि ऋषि आहूजा अच्छा इंसान हो या बुरा, लेकिन पॉपुलर जरूर हो गया था। अचानक ही उसके बहुत सारे फॉलोअर्स पैदा हो गए थे, जो वाकई में चिंता का विषय था। प्रशांत ने भी उसकी वॉल पर जाकर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसने अपना लाइव ब्रॉडकास्ट बंद कर दिया। प्रशांत विजय और प्रिया के साथ कुछ डिस्कस करता, उसके पहले ही प्रशांत के फोन पर फिर से रक्षित का फोन आया। वो बोला, तुमने देखा इस ऋषि आहूजा का बेहुदा लाइव वीडियो? उसका ये वीडियो समाज के लिए खतरनाक है और उसकी ये पॉपुलैरिटी दुनिया को एक बहुत ही गलत संदेश दे रही है। उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करना होगा। प्रशांत ने कहा, मेरा भी यही मानना है, पर उसके लिए हमें उसके ठिकाने के बारे में पता लगाना पड़ेगा। जब लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था तब क्या हमारी टेक्निकल टीम ने उसकी लोकेशन ट्रेस की क्या? रक्षित बोला, नहीं, उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। प्रशांत ये सुनकर थोड़ा निराश हुआ। इंस्पेक्टर रक्षित ने कहा, प्रशांत, अब इस केस में तुम ही हमारी उम्मीद हो और मैं चाहता हूं कि तुम ये जल्द से जल्द सॉल्व करो। मेरी किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। ओके रक्षित, मुझे थोड़ा वक्त दो, देखता हूं उस तक कैसे पहुंचा जाए, प्रशांत बोला। रक्षित के फोन रखने के बाद प्रशांत, विजय और प्रिया तीनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। प्रिया ने कहा, प्रशांत, इस बच्चे के इरादे तो बड़े ही खतरनाक लग रहे हैं। ड्रग्स की आदत ने इसका दिमाग और सोच दोनों को खोखला कर दिया है। प्रशांत ने हाँ में सर हिलाया। ये तो उसने अपने माँ बाप का खून करके ही साबित कर दिया, लेकिन अब वो समाज के दूसरे लोगों को भी अपने जैसा बनाने के लिए मोटिवेट कर रहा है, और ये मैं होने नहीं दूंगा। विजय ने पूछा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तक पहुंचेंगे कैसे? प्रशांत ने जवाब में कहा, हमारी टेक्निकल टीम उसका फोन ट्रेस नहीं कर पाई तो क्या हुआ? हमारे पास भी तो है ना एक टेक्निकल सपोर्ट। प्रिया और विजय उसका इशारा समझ गए थे। उसके बाद प्रशांत ने फौरन वीडियो वाले भूत प्राणभक्षी को याद किया और उसे ऋषि आहूजा के नेटवर्क में जाकर उसकी प्रेजेंट लोकेशन पता लगाने के लिए कहा। प्राणभक्षी ने बताया कि उसकी आखिरी लाइव लोकेशन 3 दिन पहले की थी, और वो भी पुलिस स्टेशन के आसपास। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन प्रशांत के किसी काम की नहीं थी। प्रशांत फिर से गहरी सोच में पड़ गया। उसे अचानक ऋषि आहूजा की कही हुई वो बात याद आ गई।
जिसमें वो दूसरे बच्चों को मदद करने के लिए बोल रहा था। प्रशांत बोला, लेकिन ऋषि आहूजा तक पहुंचने से पहले हमें उन बच्चों तक पहुंचना पड़ेगा जो ऋषि आहूजा के फॉलोअर्स हैं, क्योंकि उनमें से कुछ लोगों ने जरूर ऋषि को अपना रोल मॉडल बना लिया होगा। वो लोग जरूर उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। प्रिया ने कुछ सोचते हुए पूछा, लेकिन ऐसे बच्चे हमें मिलेंगे कहाँ? ये सुनकर प्रशांत ने विजय की तरफ देखा। तुम्हें कॉलेजेस, नाइट क्लब्स और बार के आसपास नजर रखनी पड़ेगी, खास तौर से कम उम्र के यंग क्राउड पर। जैसे ही किसी पर शक हो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना। विजय ने हामी भरी। प्रशांत सोचने लगा कि किस तरह से ऋषि आहूजा तक पहुंचा जाए। अचानक उसे ख्याल आया कि मेनका के साइकोलॉजी स्टूडियो में भी इस तरह के केस और लोगों के आने की बड़ी संभावना है। हो सकता है मेनका के पास काउंसलिंग के लिए इस तरह के बच्चों को उनके माँ बाप लाते होंगे। ऐसे बच्चों की लिस्ट मेनका के पास जरूर होगी। इस मामले में मेनका उनकी जरूर मदद करेगी। ये सोचकर विजय को काम सौंपने के बाद प्रशांत मेनका को मिलने के लिए निकला। थोड़ी देर बाद प्रशांत मेनका के साइकोलॉजी स्टूडियो में पहुंचा। उसे देखकर मेनका हैरान हुई और फिर मजाक में बोली, अरे वाह, क्या बात है, मेरा साइकोलॉजी स्टूडियो तो बहुत पॉपुलर हो गया है। अब तो बड़े बड़े लोग कंसल्टेंसी के लिए मेरे पास आने लगे हैं। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? प्रशांत गंभीर लहजे में बोला, मेरे लिए नहीं, समाज के लिए बहुत कुछ कर सकती हो। दरअसल एक नया केस आया है। इतना कहने के बाद प्रशांत ने मेनका को पूरी कहानी बताई। सब सुनने के बाद मेनका ने कह दिया, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें कोई लिस्ट नहीं दूंगी प्रशांत। क्यों किया मेनका ने प्रशांत की मदद से इनकार? अब कैसे पहुंचेगा प्रशांत उस खूनी ऋषि आहूजा तक? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट